हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस की आपकी जो सेकंड बुक है पोल थ्योरी वाली, वहाँ से आपका 6 चैप्टर है सिटीजनशिप। और इसकी बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। 2025-26 सेशन के स्टूडेंट्स के लिए न्यू वीडियो है और फ्री पीडीएफ नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है तो आप इंस्टाग्राम अकाउंट एकलव्य स्टडी पॉइंट पे अपनी क्वेरीज को आप भेज सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने हो तो टेलीग्राम चैनल क्लास 11 ईएसपी को आप ज्वाइन करें। यहाँ पे आपको सारी पीडीएफ्स मिलती रहेंगी, सारे के सारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे, सभी वीडियोस के लिंक भी आपको मिलते रहेंगे। और वेबसाइट eklavyastudypoint.com को आप ज़रूर विजिट करें। यहाँ आपको एमसीक्यूज, चैप्टर वाइज नोट्स वगैरह मिलते रहेंगे। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अपने आज के चैप्टर सिटीजनशिप की तरफ। सिटीजनशिप ये वर्ड ऐसा है जो आए दिन हम अक्सर सुनते रहते हैं। जैसा कि मैं आपको शुरू से बताता आ रहा हूँ कि हमारी ये जो सेकंड बुक है ये हमारी डेली लाइफ की चीज़ों से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। आप खुद को इंडिया का सिटीजन मानते हो, या अगर कोई बाहर रहता है तो वो खुद को उस देश का सिटीजन मानता है। हम ये वर्ड आए दिन सुनते हैं, सिटीजनशिप, सिटीजन। तो आखिर सिटीजन होता क्या है, आखिर सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए अगर डेफिनेशन आपसे पूछी जा रही है। तो सिटीजनशिप का मतलब होता है बीइंग अ फुल एंड इक्वल मेंबर ऑफ अ कंट्री और पॉलिटिकल कम्युनिटी। किसी भी देश के अंदर आप जब एक फुल टाइम मेंबर रहते हो, उस देश में आप हमेशा रह रहे हो और इक्वल मेंबर हो, ये नहीं है कि आपके साथ भेदभाव होगा। अगर आप सिटीजन वर्ड आपके सामने लग गया तो उस देश का जो भी सिटीजन है, जो भी इसको गवर्नमेंट की तरफ से राइट्स मिले होंगे वो आपको भी इक्वली मिलेंगे। So citizenship is basically being a full and equal member of a country और a political community। ठीक है, ये तो एक छोटी सी डेफिनेशन है जो आप बता सकते हो। अगर कोई भी अब आपसे पूछेगा कि बेटे सिटीजनशिप क्या है, सो यू कैन इजीली एक्सप्लेन। अब बीइंग अ सिटीजन मीन्स यू बिलोंग टू अ कंट्री लाइक इंडिया, जापान और जर्मनी। अगर आपके नाम के आगे सिटीजन लग गया तो इसका मतलब है कि आप किसी न किसी देश से बिलोंग करते हो। वो देश इंडिया भी हो सकता है, वो जापान भी हो सकता है, वो जर्मनी भी हो सकता है। तो यूर कंट्री गिव यू एन आइडेंटिटी। जब भी आप किसी देश में रहते हो तो वो देश आपको एक अपनी पहचान देती है और आप प्राउडली कहते हो कि यस आई एम इंडियन, मैं हूं भारतीय। ठीक है, भारतीय होना एक प्राउड की बात है, एक गर्व की बात है। और यही तो सिटीजनशिप आपको देती है कि आप प्राउडली कह पाते हो, अपनी आइडेंटिटी बाहर बता पाते हो। आप अगर कभी यूके चले जाओ, कभी कनाडा चले जाओ, कोई आपसे पूछेगा आप कौन हो, तो आप ये बोलोगे मैं ब्राह्मण हूं या राजपूत हूं, भाई कोई नहीं जानेगा आपको। इस तरीके से आप बोलोगे आई एम इंडियन, आप प्राउडली बोलोगे कि भाई मैं भारतवासी हूं। सिमिलरली अगर कोई जापान से होगा तो वो कहेगा आई एम जैपनीज। ठीक है, सो आपको सिटीजनशिप एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करती है, ये आपकी पहचान है। बाहर जाओगे ना तो लोग आपको इसी पहचान से पहचानेंगे, अदरवाइज आप सरनेम वगैरह बताते रहो, कुछ भी लगाते रहो, बाहर के लोगों को नहीं पल्ले पड़ेगा आप क्या कहना चाह रहे हो उनको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राइट एंड प्रोटेक्शन। तो जब आप किसी देश के सिटीजन होते हो तो आपकी कंट्री आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, आपके देश के अंदर एक जुडिशरी होती है, आपको फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और आपको सपोर्ट भी दी जाती है जब आपको उस चीज की जरूरत होती है। और आपको आपका देश सेफ रखता है इवन व्हेन यू आर इन अनदर कंट्री। तो अगर मान लो इंडियन सिटीजनशिप के कुछ स्टूडेंट्स बाहर पढ़ने गए हैं, अगर वो फंस गए, कोई वॉर चल रही है बाहर के देश में, क्या हमारी इंडियन गवर्नमेंट हाथ पे हाथ धर के बैठती है? नहीं, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ऑपरेशंस चलाती है और अपने स्टूडेंट्स जो फंसे हुए हैं दूसरे देशों में उनको निकाल कर वापस इंडिया लाती है। या सिटीजन्स अगर इंडियंस मतलब इंडियंस कहीं बाहर फंस गए हैं किसी भी जगह पे, वॉर में या कोई भी डिजास्टर में, तो हमारी गवर्नमेंट चुप करके नहीं बैठती है, हमारी गवर्नमेंट हमें पूरा सपोर्ट करती है। हमारा देश हमें, अगर हम उसके सिटीजन हैं तो हमारा देश हमारी पूरी मदद करेगा इवन व्हेन वी आर इन अनदर कंट्री। ओके, तो हमें एक राइट मिलेगा भाई, हाँ फंडामेंटल राइट्स हमारे पास रहेंगे, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा और जो कि हमें पूरा प्रोटेक्शन देगा। हमारे यहाँ पे एक जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है। सो सिटीजन जब आप बनते हो कहीं के तो आपको बहुत सारे ये प्रिविलेजेस मिलते हैं। ठीक है, वाई इज सिटीजनशिप इंपॉर्टेंट? तो ये सवाल आता होगा कि आखिर सिटीजनशिप इंपॉर्टेंट है क्यों? क्या होगा अगर हम सिटीजन ही ना हो कहीं के?
तो क्या हो जाएगा भाई, क्या फर्क पड़ जाएगा, अभी आपको पता चलेगा कि सिटीजनशिप की क्या अहमियत होती है। देखो भाई, कभी उससे पूछना जो रिफ्यूजी होता है, जिसने अपना घर छोड़ दिया है किसी मजबूरी की वजह से। नॉट एवरी वन इज फॉर्चुनेट इनफ टू हैव सिटीजनशिप। मैं आपको बता दूं, इस दुनिया में हर कोई इतना लकी नहीं होता कि वो किसी देश का सिटीजन बन जाए। कभी रिफ्यूजी लोगों से पूछना, जो बेचारे अपने देश में वॉर चल रही होती है तो वो भागते हैं ना जब इधर उधर अपना देश छोड़कर, उनको कोई अपनाने को भी तैयार नहीं होता, तब उनको वैल्यू समझ आती है सिटीजनशिप किसे कहते हैं। सो रिफ्यूजी होते हैं या इलीगल माइग्रेंट्स होते हैं, उनको जब कोई उनका देश नहीं होता ना, तो फिर ऐसे में क्या होता है, उनको बहुत बुरा फील होता है कि वो किसी भी देश को अपना नहीं कह पाते हैं। ठीक है, उनके अंदर इच्छा बहुत होती है कि उनका भी अपना देश हो, उनका भी अपनी एक सिटीजनशिप हो उनकी, लेकिन बेचारे मजबूर हैं, बेचारे रिफ्यूजीज हैं। ठीक है, तो ये रिफ्यूजी, आखिर ये वर्ड क्या है रिफ्यूजी? शरणार्थी। शरणार्थी कोई कब बनता है? जब मान लो हमारे देश के अंदर वॉर चल रही है, सिविल वॉर चल रही है, हमारे देश के अंदर बहुत व्यवस्था खराब है, तो हमारे देश के लोग अपनी जान माल की हानि बचाने के लिए दूसरे देशों में जाएंगे। तो उनको लोग, हो सकता है कोई अपनाए, हो सकता है कोई ना अपनाए, वो दर दर की ठोकरें खाएंगे। तो इसी को कहते हैं लाइफ ऑफ रिफ्यूजी एंड माइग्रेंट्स, जो कि बहुत ही बेकार लाइफ होती है इनकी। यही जानते हैं सिटीजनशिप की असली वैल्यू। हम आज अपने घरों में सुरक्षित बैठे हैं, हमारी सरकारें हमारे साथ है, हमारी पुलिस हमारे साथ है, ठीक है, हमारी आर्मी हमारे साथ है, लेकिन उनका क्या, जिनका जिनका कोई अपना देश नहीं होता, उनके साथ कोई भी नहीं है, ना उनको कोई अपनाना भी चाहता है। ठीक है, तो ये वैल्यू होती है। सो ये जो लोग होते हैं ना, ये बहुत ही ज्यादा गरीबी में जीते हैं और अनसेफ कंडीशंस में जीते हैं, जहां इनको बीमारियां लग जाती है, जहां ये ठंड से ठिठुरते रहते हैं। जो रिफ्यूजी कैंप होते हैं, वहां पर इतनी ठंड लगती है, वहां पर कोई बेड नहीं होता, वहां पे कोई हीटर पंखा कूलर कुछ नहीं होता, गर्मी है तो गर्मी में मरोगे, सर्दी है तो ठंड में मरोगे। यानी कि इनको खाना भी बहुत मुश्किल से मिलता है, दवाइयां बहुत मुश्किल से मिलती हैं जो लोग रिफ्यूजीज होते हैं। तो सोचो इनकी कंडीशन कितनी खराब होती है, जस्ट बिकॉज इनका अपना घर नहीं है खुद का, इनको वो राइट्स नहीं मिलते और वो सपोर्ट नहीं मिलती सरकार से जो एक सिटीजन को मिलती है। हमारे देश के सिटीजन्स को कभी इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है, सरकार ने इतनी मिनिमम व्यवस्था कर रखी है कि भाई आपको ये सब तो मिल जाएगा आराम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। सो अगर कोई सिटीजन बनता है तो उसको क्या मिलता है? पॉलिटिकल राइट्स मिलते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो जब आप कहीं किसी देश के सिटीजन हो तो कुछ पॉलिटिकल राइट्स आपको दिए जाते हैं कि भाई आप अपने नेताओं को वोट डाल सकते हो, अपने नेता को चुन सकते हो। ठीक है, डेमोक्रेटिक राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स आपको मिलते हैं। इसके अलावा आप खुद भी इलेक्शन लड़ सकते हो। अगर आप किसी डेमोक्रेटिक कंट्री के सिटीजन हो ना, तो आपको ये भी राइट मिलता है, आप अपनी खुद की पार्टी बनाकर आप निर्दलीय भी लड़ सकते हो, इंडिपेंडेंटली, आपको कोई रोकेगा नहीं आके। सो ये सिटीजनशिप की पावर है। ठीक है, कि आप अपने देश में गवर्नमेंट बनाने के लिए खुद की पार्टी भी बना सकते हो और गवर्नमेंट बनाने के लिए वोट भी डाल सकते हो अपने लीडर को। तो ये बहुत बड़ा राइट है जिसको हम पॉलिटिकल राइट की कैटेगरी में रखते हैं। फिर उसके बाद आते हैं कुछ सिविल राइट्स। तो अब ये सिविल राइट्स क्या होते हैं, इनको थोड़ा सा समझ लो। कि भाई आप, बोलने की आपको आजादी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फ्रीडम टू स्पीक, आप अपनी बातों को रख पाओ। व्हाट इफ अगर कोई आपको बोलने ही ना दे, आपको अपनी बातों को रखने ना दिया जाए, तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी। सो द फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन और नॉट फॉलो एनी रिलीजन, आपको पूरी आज़ादी होगी। आपको जिस रिलीजन को मानना है आप मानो, अगर किसी रिलीजन को नहीं मानना है तो आप मत मानो, कोई आपको रोकने टोकने नहीं आने वाला। जब आपको सिविल राइट्स मिलते हैं तो आपको कुछ फ्रीडम भी मिलती हैं, उनमें से ये भी है कि आप कोई भी रिलीजन को प्रैक्टिस करो। अगर मन कर रहा है कि किसी भी रिलीजन में नहीं मानना तो आप मत मानो। ठीक है, आप नास्तिक भी रह सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सोशियो इकोनॉमिक राइट्स, तो जब आप किसी देश के सिटीजन होते हो तो आपको कुछ सोशियो, ये जो इकोनॉमिक राइट्स है वो भी दिए जाते हैं। जैसे आपको एजुकेशन का राइट मिलता है, सरकारें आपके लिए सरकारी स्कूल वगैरह बनाती है जहां बच्चे पढ़ने जाएंगे और एक अच्छा जीवन पाएंगे। इसके अलावा आप कमा सकते हो, आप अगर सिटीजन हो किसी देश के तो आपको ये पूरा राइट है कि भाई आप अपने लिए वेजेस, अपनी दिहाड़ी, अपनी सैलरी, अपना पैसा कमा सकते हो अच्छे काम करके। गलत काम करोगे तो आपको क्रिमिनल, भाई फिर उसको आपको क्रिमिनल माना जाएगा। अगर क्राइम करोगे, भाई चोरी चकारी थोड़ी ना अलाउड होती है। आप अच्छा काम करो, अच्छी नीयत का काम करो, अच्छे तरीके से पैसे कमाओ, आपको कोई नहीं रोकेगा, आपको ये पूरा राइट है।
सो ये आपके सोशियो इकोनॉमिक राइट्स हैं। जब आप किसी के सिटीजन होते हो ना, तब आपको ये सब चीजें मिलती हैं किसी देश के अंदर। आगे बढ़ते हैं। हाउ डिड पीपल गेट दीज राइट्स। अब आपके मन में ये सवाल आएगा, ये राइट्स मिल कैसे रहे हैं आखिर, है ना, ये राइट्स आ कहां से रहे हैं, तो इसको समझना आप बहुत जरूरी है। यूरोप के अंदर तो भाई लोगों को बहुत ज्यादा लड़ना पड़ा था पावरफुल किंग्स के आगे, क्वींस के आगे, ये राइट्स को लेने के लिए। यूरोप के अंदर पहले सभी के पास ये राइट्स नहीं होते थे। पॉलिटिकल पावर आ जाना, या पॉलिटिकल वोटिंग का राइट आ जाना, पढ़ने का राइट आ जाना, ये एकदम से नहीं मिला है सबको। खासकर यूरोप में तो लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया है, तब जाकर ये राइट्स उनको मिले हैं। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी 1789 में, ये इसका बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है कि कितना स्ट्रगल करने के बाद ये राइट्स मिले हैं। वेयर ऑर्डिनरी पीपल रिमूव्ड द मोनार्की एंड डिमांडेड फ्रीडम एंड इक्वालिटी। जहां आम लोगों ने इकट्ठा होकर वहां के राजा महाराजाओं को रिमूव किया, वहां के मोनार्की वाले सिस्टम को हटाया, और उसके बाद डिमांड करी कि फ्रीडम चाहिए हमको, आज़ादी चाहिए हमको, इक्वालिटी चाहिए। तो ये एक सबसे बेहतर एग्जाम्पल है जो मैंने आपको दिया, ठीक है, यूरोप का और फ्रेंच रेवोल्यूशन का। आप जरूर लिखना अपने आंसर में। कुछ कॉलोनी वाली कंट्री है जहां पे यूरोपियन कंट्रियों ने जिनको अपना गुलाम बना रखा था, एशिया के अंदर और अफ्रीका के अंदर, लाइक इंडिया। इंडिया ने तो भाई अपने राइट्स लेने के लिए इतना लंबा फ्रीडम स्ट्रगल किया है, जो आप पढ़ते आ रहे हो बचपन से। महात्मा गांधी के आंदोलन, सुभाष चंद्र बोस जी का कंट्रीब्यूशन, भगत सिंह, राजदेव सुख, और मतलब ये जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हमारे रहे हैं, इन सभी की जो भाई कितनी गाथाएं आपने सुनी हैं, चाहे 1857 की क्रांति हो। तो हमने तो ये राइट्स पाने के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है, ठीक है, तब जाकर हमें मिले हैं। और चाहे इक्वल राइट्स लेने की बात हो, चाहे फ्रीडम लेने की बात हो, राइट्स तो बाद में आएंगे, पहले तो हमारे पास फ्रीडम ही नहीं थी। फ्रीडम के लिए लड़ाई लड़ी, फिर हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। उसमें पहले तो क्या होता था कि जो दलित्स होते थे हमारे इंडिया के अंदर, उनको तो बिल्कुल ही राइट्स नहीं थे कुछ भी, तो उनको भी अलग से रिजर्वेशन का प्रोविजन उनके लिए बनाया। सो बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है इन सब टॉपिक्स में। आपको इतना समझना है कि राइट्स इजीली नहीं मिले हैं। जो हमारे सिविल राइट्स हैं, जो हमारे पॉलिटिकल राइट्स हैं, जो हमारे सोशियो इकोनॉमिक राइट्स हैं, इनके पीछे एक बहुत लंबा चौड़ा स्ट्रगल होता है, एक लंबी चौड़ी हिस्ट्री होती है, जो कि आप पढ़ते आ रहे हो पीछे। साउथ अफ्रीका की बात करें अगर हम, ब्लैक अफ्रीकन्स हैड टू फाइट फॉर डिकेड अगेंस्ट अ रूलिंग वाइट माइनॉरिटी टू गेन इक्वल राइट्स। साउथ अफ्रीका के अंदर अपार्थाइड सिस्टम था। आपने बहुत अच्छे से सुना होगा कि वहां पे जो ब्लैक्स होते थे उनको बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता था, जबकि मेजोरिटी ब्लैक्स की थी। और जो वहां पे रूल कर रहे थे वो माइनॉरिटी में वाइट लोग थे, जो उनको बहुत एक्सप्लॉइट कर रहे थे, जो इनको बहुत ज्यादा तंग कर रहे थे। और इन्होंने इतनी लड़ाई लड़ी है, कई डिकेड्स तक, कई दशकों तक, जस्ट टू गेट इक्वल राइट्स। वो इक्वलिटी का स्टेटस पाने के लिए इन्होंने इतनी लड़ाइयां लड़ी हैं। ऐसा नहीं है ये ब्लैक्स को कोई स्पेशल राइट चाहिए था ब्लैक होने की वजह से, नो, दे जस्ट वांटेड टू बी ट्रीटेड इक्वली। इनको बस इतना ही था कि भाई हमें इक्वली ट्रीट करो यार, ऐसा तो मत करो हमारे साथ। सो फाइनली 1990s में जाके इनको अपने फुल्ली राइट्स मिले हैं। सोचो इतनी लंबी लड़ाई लड़ी है इन्होंने, और 1990s में ये राइट्स जाके इनको मिले हैं फाइनली। और इसमें भी नेल्सन मंडेला का बहुत बड़ा रोल था, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ विमेन मूवमेंट्स के बारे में। सो विमेन आर आस्किंग फॉर इक्वल चांसेस इन जॉब्स। आज की डेट में माना जाता है, पहले से ही डिसाइडेड हमारा कुछ एक दिमाग होता है कि ये काम तो लड़का ही करेगा। जस्ट फॉर एग्जांपल बस चलाना, क्या आपको लगता है लड़कियां बस नहीं चला सकती? लेकिन हमारे समाज में ऐसा लगता था पहले कई समय तक, कई सालों तक, कि सिर्फ लड़का ही ड्राइवर होगा, लड़की तो बस घर के काम करेगी। तो ऐसे में होता क्या है, विमेन भी कह रही हैं हमें भी इक्वल चांस दो, हमें भी अगर ट्रेनिंग मिलेगी तो हम भी एयरक्राफ्ट उड़ा सकती हैं, हम भी मेट्रो चला सकती हैं, हम भी ट्रेन चला सकती हैं। तो ऐसे में इन्होंने भी बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है, ठीक है, विमेंस ने। और एजुकेशन के लिए इन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है। हमारे देश भारत की बात ले लो, ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्यों आया था ये, मतलब ये प्रोग्राम क्यों चलाना पड़ा था? जस्ट फॉर अवेयरनेस। हमारे यहाँ पे एक तो लड़कियां पैदा होते ही मार दी जाती थी, और दूसरा अगर कहीं पे बची हुई है तो उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था।
ना तो हम उसको बचा पा रहे थे, ना हम उसको पढ़ा पा रहे थे। तब ये जाकर ये पूरा एक मुहिम चलाई गई कि भाई बेटी को बचाओ, मत मारो और उसको पढ़ाओ, इक्वल चांस दो। तो जरूर एक बेटी पढ़ेगी तो वो 2-3 फैमिलीज को आगे और पढ़ाएगी, अपने मायके को पढ़ाएगी, ससुराल में कल को जाएगी वहां पर भी सबको पढ़ाएगी, अपने बच्चों को पढ़ाएगी। तो एक लड़की अगर एजुकेटेड होगी, इसके लिए भी इन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी थी, तब जाके ये राइट्स आए हैं उनके पास एजुकेशन के। और डोमेस्टिक वायलेंस बहुत होती थी, ठीक है, इसके लिए भी उन्होंने आवाज उठाई, जो अनइक्वल पे मिलता है। अब ये बहुत बड़ी समस्या है, आपने देखा होगा जो बेचारे लेबर वाले लोग हैं जो कमाने जाते हैं डेली की अपनी ताजा दिहाड़ी कमाते हैं, तो मेहनत का काम ज्यादा मेरे हिसाब से महिला करती है, जो बोझा अपने सर पर ढोकर आती है ना, ईंटें सीमेंट मसाला इतना सब तसला सर पे रख के आती है। मिस्त्री तो उनका भी काम मेहनत वाला है, वो चिनाई का काम है, लेकिन जो बोझा उठाना इतने दूर से लेकर आना, 3-3 2-2 मंजिल तक ऊपर जाना, वो कितना हैवी काम होता है आप सोचो। और वो काम करने के लिए विमेन को कम पैसे मिल रहे हैं, और जो एक लड़का है अगर तो उसको ज्यादा मिल रहे हैं। ये अनइक्वल पे तो नहीं होना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है, अनइक्वल पे होना तो सरासर एक गलत बात है, लेकिन ये भी पहले होता था यहाँ पे। अनइक्वल पे तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए भाई। अगर कोई सेम काम है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उसका जो पेमेंट है वो इक्वल मिलनी चाहिए। लड़की होने के नाते ये नहीं है कि उसको आप कम पैसे दोगे, लड़का है तो उसको ज्यादा दे दोगे, नो। इसके लिए भी इनको बहुत ज्यादा लड़ाई लड़नी पड़ी है, ठीक है। तो विमेन ने भी बहुत स्ट्रगल किया है इन राइट्स को लेने के लिए, बहुत मूवमेंट्स, बहुत स्ट्रगल्स, बहुत प्रोटेस्ट, बहुत कुछ करना पड़ा है, स्ट्राइक्स करनी पड़ी हैं, तब जाके ये राइट्स इनको मिल पाए हैं। आगे बढ़ते हैं अब हम, दलित मूवमेंट। सो दलित्स हु फेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन द पास्ट। मैं आपको एक शॉर्ट में बताता हूँ पास्ट में हुआ क्या था। जो हमारा इंडियन समाज है ना, इंडियन सोसाइटी है, उसमें होता क्या था, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, अभी आपको 12th में भी काम आ जाएगा, ठीक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और लास्ट में शूद्र। तो ये हमारा सोशल स्ट्रक्चर था, ठीक है, एंशियंट इंडिया से जो चला आ रहा था। इसको हम कहते हैं कास्ट सिस्टम या वर्णा सिस्टम, ठीक है, वर्णा सिस्टम। अब ये जो 4 कैटेगरी बनी हुई है ना, इन सभी की ड्यूटीज पहले से इनके काम असाइंड होते थे, इसके अलावा ये कुछ नहीं कर सकते थे। ब्राह्मण को सबसे टॉप मोस्ट माना जाता था। ब्राह्मण जो पंडित, रिचुअल काम कर, रिचुअल रिलीजियस, ये जितना भी काम है इनको होता था करवाना, पढ़ाना, किसी को वेद वगैरह की शिक्षा देना। क्षत्रिय वो लोग होते थे राजा महाराजा रूल करने वाले और वॉर में लड़ने वाले। वैश्य वो लोग होते थे जो फार्मर्स हैं, ठीक है, या फिर जो पेस्टोरलिस्ट हैं, ठीक है, जानवर वगैरह पालते हैं। अब शूद्र कौन है, इनको माना जाता है सबसे लोअर स्टेटस का, कि भाई ये सबसे नीचे है, इनको एक ही काम करना है, ऊपर वाले तीनों लोगों को सर्व करना है और कुछ नहीं करना, बस। ये जो ऊपर वाले 3 बोलेंगे आपको सुननी है उनकी, आपको अलग से अपने मन से आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। ये कहाँ तक सही है भाई? और ये चीजें इनके साथ बहुत सेंचुरीज तक चली हैं, ये नहीं डिकेड्स तक, सेंचुरीज तक इनके साथ जो है चली हैं। और इन्हीं को ही आज आप SC ST कह सकते हो, या फिर दलित कह सकते हो, या गांधी जी ने एक और नाम दिया था इनको, हरिजन, ठीक है, यहाँ आप इनको हरिजन कह सकते हो, बहुजन कह सकते हो। तो है क्या कि इनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, क्या वो सही था? वो बिल्कुल गलत था। तो अब अगर इनको, मैं आपको बताऊं, पढ़ने का राइट ब्राह्मण को था, क्षत्रिय को था, वैश्य पढ़ सुन सकता था वेद वगैरह को, ठीक है। अब यहाँ पे इनको पढ़ने का भी राइट नहीं दिया गया। तो इनके साथ क्या हुआ है, पास्ट में डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। अब आपको ये लाइन समझ में आ गई? अब जब आप 12th में जाओगे ना, तो यही चीजें आपको हिस्ट्री में पढ़ाई जाएंगी, तब आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा मैं। अब आप आगे समझो, ये जो अनफेयर ट्रीटमेंट है, बहुत गलत तरीके से ट्रीट करना, और आस्किंग फॉर इक्वालिटी। अब इनको क्या है, एजुकेशन बिल्कुल नहीं दी गई, मंदिरों में जाना इनको बिल्कुल प्रोहाइबिटेड था, बोला भाई आप मंदिर में नहीं जा सकते, आप लोअर कास्ट के हो, पढ़ाई आप नहीं कर सकते जी आप लोअर कास्ट के हो, मन मर्जी का काम नहीं कर सकते जी आप लोअर कास्ट के हो। इतनी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी इनके ऊपर, इतना ज्यादा भेदभाव, इतना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन इनके साथ हो गया, तो इनकी जॉब चली गई, ना ये कोई काम धंधा करने के लायक रहे, इनकी पढ़ाई चली गई, इनकी कई जनरेशन्स जो हैं वो अनएजुकेटेड रह गई। शायद अगर इनको एजुकेशन का राइट मिला होता, तो आज ये रिजर्वेशन के लिए ना रो रहे होते कि भाई हमें रिजर्वेशन दे के हमें कुछ आगे लाओ।
रिजर्वेशन किसी को क्यों दिया जाता है? रिजर्वेशन डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, रिजर्वेशन एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होता है। यानी कि आप किसी को एक इक्वल, जो कहते हैं ना स्टार्ट लाइन पे लाना, वो आप कर रहे हो। क्योंकि एक ऐसी रेस जहां पे किसी को कई सेंचुरीज तक पीछे आपने छोड़ रखा है और आप आज की डेट में बोल रहे हो कि वो इक्वल सबको कॉम्पीट करे, तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना भाई। आपने उनको पढ़ने नहीं दिया इतने साल तक, तो ऐसे में एजुकेशन नहीं मिली, जॉब्स कर नहीं पाए, एवरीडे लाइफ में उनको अनटचेबिलिटी का सामना करना पड़ा। कभी उनको बोला भाई मंदिर मत जाओ, कभी बोला शहरों में मत आओ, कभी बोला आओ तो बर्तन थाली बजाते हुए आओ, कभी किसी की कोई डेड बॉडी पड़ी है जिसका कोई घर वाला नहीं है उठाने वाला तो आप उठाओ, ठीक है, लोहे के बर्तन यूज करो। और कोई जानवर मर गया तो उसकी जो है डेड बॉडी उठा के फेंक के आओ। तो ये सारे काम, और साफ सफाई करो, नाले साफ करो, ये सब काम करने के लिए सिर्फ इनको जो है बोला गया। तो अब इन्होंने इतना सब फेस किया है भाई पास्ट में, तो क्या इनको अब राइट नहीं चाहिए क्या? तो वही तो ये मांगते हैं, दलित मूवमेंट्स करते हैं कि जो हमारे फोर फादर्स के साथ हुआ है जो बहुत गलत है उसके ऊपर काम करो। ठीक है, ये इंडिया के कंटेक्स्ट में मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फुल एंड इक्वल मेंबरशिप। व्हाट डज इट रियली मीन? तो आपने जब सिटीजनशिप की डेफिनेशन पढ़ी थी तो एक लाइन पढ़ी थी, फुल एंड इक्वल मेंबरशिप ऑफ एनी पॉलिटिकल कम्युनिटी और एनी कंट्री। अब डिटेल से समझो कि आखिर इसका मतलब क्या है। आपको अच्छे से पता तो होना चाहिए कि फुल एंड इक्वल मेंबरशिप होती क्या है। सो लेट्स सी। इमेजिन यू आर इन अ क्राउडेड बस और अ ट्रेन। आप जस्ट सोच के देखो, आप बहुत भरी हुई भीड़ भड़ाके वाली बस में हो या फिर आप किसी ट्रेन के अंदर हो। लोग पुश करेंगे, है ना, ऐसा धक्का देते हुए अंदर घुसने की कोशिश करेंगे। और वंस अगर वो अंदर आ गए, सो दे ट्राई टू स्टॉप अदर फ्रॉम एंटरिंग। होता है ऐसा, कभी मेट्रो में जाते हैं तो खुद तो अंदर आ जाओ, पहले घुस जाओ, अब ऐसे घूमोगे दूसरा कोई ना आए उसको ऐसे ऐसे बाहर को धकेलो। ठीक है, बस में भी ऐसे ही होगा, खुद लटक गए चढ़ के, पीछे से कोई आना चाह रहा है तो उसको ऐसे पीछे हटाएंगे, उसको यूं करेंगे, उसको कभी यूं करेंगे। तो ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है ना। अब होता क्या है, यही एक आइडिया निकल कर आता है इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर का। अब ये कॉन्सेप्ट समझो, अगर आपको ट्रेन और बस का एग्जांपल समझ में आया ना, अब आप समझोगे कि सर कि इनसाइडर ये होता है, आउटसाइडर वो होता है। आप जब बस के अंदर घुस गए हो तो अब आप बन गए इनसाइडर। अब अगर कोई बाहर से घुसना चाह रहा है तो वो आपके लिए हो गया आउटसाइडर। आउटसाइडर को आप देखोगे गलत नजरे से कि अरे मेरी बस में क्यों आ रहा है, मेरी सीट घेर लेगा ये तो, इसको तो बाहर निकालो, इसको तो धक्का दे के पुश करके बाहर फेंक दो। होता क्या है, ये सिर्फ बस और मेट्रो में नहीं होता ये कॉन्सेप्ट, ये आपका बड़े बड़े शहरों में होता है। जहां पर अगर कोई छोटे गांव कस्बे से लोग जाते हैं ना किसी बड़े शहर के अंदर, तो वहां के लोग उनको समझते हैं आउटसाइडर्स, और उनको भी वो चाहते हैं निकलो हमारे यहाँ से, निकलो यहाँ से। तो ऐसा होता है, इंडिया के अंदर भी होता है, आगे आपको समझ में आएगा। लिमिटेड रिसोर्सेज क्रिएट टेंशंस। होता क्या है, जॉब्स की बात कर लो, स्कूल की बात कर लो, पानी की बात कर लो, या जमीन की बात कर लो, ये सारी चीजें लिमिटेड होती हैं। लोकल पीपल में वांट टू कीप आउटसाइडर अवे। तो जो वहाँ के लोग होंगे, वहाँ के जो स्कूल्स होंगे, वहाँ का जो पानी है, वहाँ की जो जमीन है, वहाँ की जो नौकरियां हैं, वो चाहेंगे कि सिर्फ हम यहाँ पे काम करें, हमारा ही ये पानी हो, हमारे ही ये जमीन हो, और हमारे ही बच्चे यहाँ पर पढ़ें। कोई बाहर से आकर अगर हमारा पानी पीता है, हमारी जमीन पे रहता है आके, या हमारे यहाँ पे दुकानें खोलता है, तो उससे आउटसाइडर के आने से हमें होगा लॉस। तो ये कॉन्सेप्ट अब यहाँ पे आपको बनेगा एकदम दिमाग में क्रिस्टल क्लियर। एक स्लोगन है, मुंबई फॉर मुंबईकर्स। यानी कि मुंबई के अंदर आपको पता है ना, एक वहां उसको सपनों की नगरी कहा जाता है। मुंबई में लोग बाहर से आते हैं काम ढूंढने, तो जो मुंबई के लोग महाराष्ट्र वाले, वो ये कहते हैं कि मुंबई मुंबईकर्स की है, हम जो यहाँ के रह रहे हैं हम ही रहेंगे, लोकल लोगों का है, बाहर निकलो बाकी सारे। यहाँ फिर मराठी में बात करो, ये आपने बहुत कंट्रोवर्सी सुनी होगी पीछे कि आपको मराठी नहीं आती, आप यहाँ से जाओ। अब ऐसा क्या है, अगर कोई मान लो यूपी बिहार का है, भाई उसको मराठी नहीं आती, वो गरीब वहां पे कोई सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे हैं, तो आप उसको बोलो कि भाई मराठी बोल के दिखा। अब उसको नहीं आती किसी गरीब को, तो आप उसको बोल रहे हो कि यहाँ से चला जाओ, वो अपनी नौकरी छोड़ दे। तो ये इनसाइडर आउटसाइडर का कॉन्सेप्ट आ क्यों रहा है हमारे इंडिया के अंदर? क्या जब कोई आतंकवादी हमें मारने आता है वो ये पूछता है
कि मराठी आती है तुझे या नहीं आती, आपको भली भांति पता है कि वो आपसे क्या पूछता है। तो ऐसे में आपको एक यूनिटी के साथ रहना है। आप मुंबई के हो, आप बिहार के हो, आप कश्मीर के हो, आप इंडिया में कहीं भी रहते हो ना, सबसे पहले आप इंडियन हो। आपको ये नहीं होनी चाहिए फीलिंग कि अरे ये तो बिहारी है, अरे ये तो यूपी वाला है, ये तो दिल्ली वाला है, दिल्ली वाले तो होते ही तेज है, ये तो साउथ इंडिया वाला है, ये तो हमसे चिढ़ता ही होगा। ऐसा नहीं है। आप अपनी थिंकिंग बदलोगे तभी सामने वाला भी बदलेगा, आप नहीं बदलोगे खुद को तो सामने वाला भी नहीं बदलेगा। तो सिंपल सी बात है, यही कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं इनसाइडर, ठीक है, वर्सेस आउटसाइडर का कॉन्सेप्ट। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कह रहा है कि हमारी सिंगल सिटीजनशिप है, हम इंडियन है, ऐसा थोड़ी है मुंबई कर अलग एक सिटीजनशिप है, साउथ इंडियन केरलाइट होना एक अलग सिटीजनशिप है, कश्मीरी होना अलग सिटीजनशिप है, पंजाबी एक अलग सिटीजनशिप है। नो, वी ऑल आर इंडियंस, वी ऑल आर हैविंग अ सिंगल सिटीजनशिप एंड दैट इज इंडियन, वी आर इंडियन, ठीक है। सो ऐसा रीजनलिज्म लाना, रेसिज्म लाना, किसी की नस्ल पे टिप्पणियां करना, ये बहुत गलत है। ये कॉन्सेप्ट को इसीलिए इस बुक में डाला गया है, ये डेली लाइफ से रिलेटेड है आपका, और आए दिन आप ऐसी कंट्रोवर्सीज को फेस करते होगे, आप सुनते भी होगे न्यूज में, ठीक है। सो फुल एंड इक्वल मेंबरशिप है क्या, अब आप समझो। क्या डज बीइंग अ सिटीजन मीन यू कैन लिव, वर्क और स्टडी एनीवेयर इन द कंट्री फ्रीली? सो देखो भाई, सही बात है, अगर आप कहीं के सिटीजन हो तो आप रहो, कहीं भी काम करो, पढ़ो, ठीक है। आप अमीर हो या गरीब हो, आपको बेसिक राइट्स तो मिलेंगे। ये नहीं है कि आप पैसे वाले हो गए तो आपको बेसिक राइट्स, फंडामेंटल राइट्स छीन लेंगे आपसे। नो, पैसे वाले हो चाहे पैसे वाले नहीं हो, आपके जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपसे कोई छीन नहीं सकता, वो आपके पास रहेंगे, ठीक है। ये चीज आप एकदम समझ लेना। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, अ राइट फॉर ऑल। आप कहीं भी जाओ, घूमो फिरो, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। इंडिया के अंदर सिटीजन्स कहीं भी जा सकते हैं, काम कर सकते हैं देश के अंदर, और लोग तो माइग्रेट करते हैं काम ढूंढने के लिए। फॉर एग्जाम्पल जो आईटी वर्कर्स हैं, जो दिल्ली गुड़गांव के हैं, वो बेंगलोर जाते हैं काम ढूंढने। जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं और जो नर्सिस होती हैं, मैं आपको बताऊं, अगर नॉर्थ इंडिया वाले साउथ इंडिया में जाते हैं ना आईटी सेक्टर में काम करने, तो एक चीज और सुन लेना, साउथ इंडिया वाली भी बहुत सारी नर्सेस होती हैं जो नॉर्थ इंडिया के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में आके नर्स का काम करती है। तो ये माइग्रेशन दोनों तरफ से होता है, ऐसा नहीं है नॉर्थ इंडिया वाले ही साउथ इंडिया में जाके बेंगलोर में काम करने जा रहे हैं और साउथ इंडिया वाले नॉर्थ इंडिया में नहीं आते हैं। तो हर जगह से लोग जाते हैं, आते भी हैं। इवन बिहार साइड से कितने लोग जाते हैं भाई काम की तलाश में, महाराष्ट्र साइड जाते हैं, और मतलब इधर उधर आपको नॉर्थ इंडिया में बहुत जगह यूपी बिहार के लोग दिखेंगे काम की तलाश में जाते हैं। इसको हम कहते हैं फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। आप कहीं भी मूवमेंट कर सकते हो, आपसे कोई सवाल नहीं कर सकता कि आप यहाँ पे आके काम क्यों कर रहे हो। भाई इंडिया में घूम रहे हो, किसी दूसरे देश की टेरिटरी में थोड़ी घुस गए हो, चाहे बिहार के हो चाहे साउथ इंडिया के हो तो इंडिया के अंदर ही ना, तो कोई रोक नहीं सकता आपको, आप कहीं भी जाओ, आपका इंडिया है। द अर्बन पुअर एंड देयर स्ट्रगल। अर्बन पुअर किसको कहते हैं? शहर में रहने वाले गरीब लोग। तो आखिर शहर में रहने वाले गरीब लोग कौन है, आइए समझते हैं। तो देखिए भाई, शहरों के अंदर स्लम्स में जो लोग रहते हैं या स्क्वेटर वाले एरिया में रहते हैं ना, झुग्गी बस्तियों में रहते हैं, तो उनको आप कह सकते हो अर्बन पुअर, शहरों में रहने वाले गरीब लोग जो स्लम एरियाज में झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आए दिन फेस करनी पड़ती हैं। सबसे पहले तो इनकी लिविंग कंडीशंस बहुत खराब होती हैं। जहाँ पर ये स्लम वगैरह में रहते हैं वो स्लम्स बहुत क्राउडेड एरिया होते हैं, और वहाँ पे कोई साफ सुथरे टॉयलेट भी नहीं होते हैं, और बहुत ही अनसेफ सराउंडिंग होती है। नशा बहुत ज़्यादा बिकता है, गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा होती है जो स्लम एरियाज होते हैं। इसके अलावा ब्लेम फ्रॉम लोकल रेसिडेंट्स, जो लोकल होते हैं वहाँ के, वो ऑफन कहते हैं कि दे यूज टू मैनी सिटी रिसोर्सेज और कॉज क्राइम इवन व्हेन दिस मैनी नॉट बी ट्रू, मे नॉट बी ट्रू। जितने भी शहरों में क्राइम हो रहे हैं, चाहे चेन स्नैचिंग हो, चाहे किसी का मर्डर हो, चाहे किडनैपिंग हो, अक्सर शहर के लोकल लोग ये आरोप लगाते हैं कि जो ये झोपड़ियों में रहने वाले स्लम के लोग होते हैं ना, यही सारे क्राइम वाली एक्टिविटीज करते हैं शहरों के अंदर। कोई भी बड़े अच्छी सोसाइटी का आदमी किसी की चैन झपटने नहीं जाएगा, ऐसा इनका मानना है, ठीक है। तो कुछ हद तक तो सही है, स्लम्स के अंदर भाई नशा बिकता है, स्लम्स में क्राइम करने वाले लोग भी होते हैं और चोरी चकारी करने वाले भी लोग होते हैं, कुछ हद तक सही है। बट ये बात भी सही है कि सारे लोग चोरी नहीं करते हैं, सारे लोग एक जैसे नहीं होते हैं स्लम में, कुछ मेहनत मजदूरी की भी खाते हैं। ओके, तो दोनों तरीके के लोग होते हैं।
पीपल लिविंग इन स्लम एक्चुअली मेक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन। इनका कुछ कंट्रीब्यूशन है, जैसे सामान बेचना, बाजार में जाके साफ सफाई करना, प्लम्बिंग का काम करना, टेलरिंग करना, जो डेली सर्विस होती है, छोटा मोटा काम होता है, ये स्लम के लोग करते हैं। ठीक है, साफ सफाई वगैरह, कूड़ा उठाने वाले वाले, ये सब यही होते हैं, छोटे मोटे काम, सिलाई का, स्टिचिंग का, बुनाई का, ठीक है, और कपड़ों पे प्रिंट करना, ये सब काम करके ये अपने बच्चों का पेट पालते हैं और अपना पेट पालते हैं। रहते ये लोग शहरों में, पर होते बहुत गरीब हैं, ये आप याद रखिएगा। अदर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, ट्राइबल एंड फॉरेस्ट ड्वेलर्स, जो लोग ट्राइबल लोग होते हैं या जंगल में रहने वाले जो ड्वेलर्स हैं, वो बेसिकली फॉरेस्ट के ऊपर ही डिपेंडेंट रहते हैं अपनी डेली लाइफ के लिए, लेकिन इनको बहुत से खतरों का सामना करना पड़ता है। अक्सर माइनिंग की एक्टिविटी होना, या बहुत ज़्यादा टूरिज्म जब होता है, या बड़ी बड़ी कंपनियां किसी जंगल को क्लियर करके अपनी फैक्ट्रियां लगाती हैं, तो इन ट्राइबल लोगों को उनकी ज़मीनों से हटा दिया जाता है, ये फॉरेस्ट ड्वेलर्स को वहां से निकाल दिया जाता है, उनकी ज़मीन के ऊपर प्रेशर डाला जाता है। एंड होता क्या है कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस चाहिए लोगों को, तो बेचारा प्रॉब्लम इनके सामने ही सबसे ज़्यादा क्रिएट हो रही है बेचारी, कि भाई इनको इनके जगहों से निकाल दिया जाता है, फिर वो प्रेशर लैंड पे आ रहा है, काट इनके जंगल रहे हैं। ठीक है, ऐसा चल रहा है, ये इनकी प्रॉब्लम्स है। अब मैं आपसे पूछूं, नेशन किसको कहते हैं भाई? एक नेशन क्या होता है? एक नेशन का मतलब होता है एक देश, एक कंट्री, जहां पर लोग रहते हैं, जिनकी अपनी कॉमन हिस्ट्री हो, अपना एक कल्चर हो, अपनी एक आइडेंटिटी हो, तभी तो हम खुद को एक इंडियन मानेंगे ना, एक इंडिया मानेंगे। और नेशंस के अंदर यूनिटी होती है। नेशन जो भी होगा उसका एक फ्लैग होगा, एक नेशनल एंथम होगा, एक उसकी लैंग्वेज होगी वहां की। लेकिन बट मैनी नेशंस लाइक इंडिया हैव पीपल हु फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स and speak different languages and have different traditions yet still live together as one nation। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि नेशन का मतलब सिर्फ ये है कि एक ही लैंग्वेज, एक ही कल्चर के लोग वहां रहते हो, ऐसा भी नहीं है। डाइवर्सिटी के साथ भी यूनिटी हो सकती है, और नेशन जैसा कि इंडिया है एक पावरफुल नेशन है, ये भी हो सकता है। तो नेशन डाइवर्स भी हो सकता है, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि एक ही कल्चर के लोग, एक ही लैंग्वेज को बोलने वाले लोग होंगे तभी वो नेशन होगा, वो जगह नो, डाइवर्सिटी वाली जगह भी नेशन ही होती है। हाउ डू कंट्रीज गिव सिटीजनशिप? सिटीजनशिप कैसे दी जाती है? तो सिटीजनशिप यानी कि आप एक मेंबरशिप दे रहे हो किसी भी देश की, और उनको आप लीगल राइट्स दे रहे हो किसी को भी। तो ये सिटीजनशिप का प्रोविजन क्या है? जर्मनी के अंदर देखो, एग्जांपल देके बताता हूं, ये इट गिव सिटीजनशिप इजीली टू पीपल हु हैव जर्मन फैमिली बैकग्राउंड। अगर आपकी फैमिली का बैकग्राउंड जर्मन है, कोई आपके पीछे से फैमिली ट्री में जर्मन रहा है, तो आपको जर्मनी की सिटीजनशिप मिल जाएगी। इंडिया के अंदर आप, या तो आपका जन्म इंडिया में हुआ हो, या आपका कोई फैमिली कनेक्शन है, अगर पेरेंट्स आपके इंडियन हैं, या फिर नेचुरलाइजेशन का प्रोसेस है, विच मींस आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो जब आप इंडिया में 5-10 साल रह चुके हो, नेचुरलाइजेशन हो गया है आपका, आप यहाँ रह चुके हो काफी लंबे समय तक, तब आप यहाँ पे सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करेंगे तो वो अप्रूव हो जाएगी। इंडियाज आइडिया ऑफ इक्वालिटी, तो 1947 में पार्टीशन के बाद हुआ क्या था, इंडिया ने डिसाइड किया था कि वो सभी लोगों को इक्वली ट्रीट करेगा। ठीक है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी यही कहता है, इक्वल राइट्स फॉर एवरीवन, जितने भी लोग हैं सभी को इक्वल राइट्स देने हैं, चाहे कोई दलित हो, चाहे कोई ट्राइबल हो, चाहे कोई विमेन हो, चाहे कोई माइनॉरिटी से हो। और हर इंसान, हर सिटीजन का जो रिलीजन है, जो उसकी लैंग्वेज है, जो उसका कल्चर है, उसको प्रोटेक्शन देनी ही देनी है, किसी भी हालत में वो प्रोटेक्शन तो देनी है। तो ये इंडिया का आइडिया है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी के ऊपर बेस्ड है, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली कहता है कि भाई हमें इक्वालिटी रखनी है। हु आर स्टेटलेस पीपल, तो ऐसे लोग जिनके पास किसी भी देश की सिटीजनशिप नहीं होती है, उनको हम बेसिकली स्टेटलेस कह सकते हैं, बेघर हैं। एंड दे लिव इन कैंप, ये रिफ्यूजी हो सकते हैं जो कैंप में रहते हो, या दूसरे देशों में इलीगल तरीके से रहते हो, क्योंकि वो वहां पे लीगली काम कर नहीं सकते हैं, ना वो अपने बच्चों को स्कूल वहां भेज पाएंगे, ना वो उस देश में प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे। अगर कोई आप इलीगल रह रहे हो जाके किसी भी देश के अंदर, तो ना तो आपके बच्चे वहां के स्कूल में एडमिशन पा पाएंगे, ना आप प्रॉपर्टी ले पाओगे, ना आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन पाएगा, ना आप वहां पे वोट डाल पाओगे। तो स्टेटलेस लोग होते हैं जो इलीगल लोग हैं, ठीक है, जो कैंप वगैरह में रह रहे हैं, परमानेंट वहां के नहीं है। व्हाट इज ग्लोबल सिटीजनशिप? ग्लोबल सिटीजनशिप का मतलब होता है एक बहुत बड़ी दुनिया है,
और हमारा एक परिवार है, वी ऑल आर फैमिली, ठीक है, वसुदेव कुटुंबकम। यानी कि आप किसी भी देश के हो, अगर किसी देश का कोई सिटीजन मुसीबत में है तो उसके लिए तैयार रहना मदद करने के लिए, और साथ मिलकर काम करना। कुछ बड़ी ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं, ग्लोबल इश्यूज हैं, लाइक क्लाइमेट चेंज, वॉर, डिजीज, ठीक है, और ग्लोबल वार्मिंग, इन सभी के ऊपर काम करना है तो ग्लोबल कम्युनिटी मिलकर काम करती है। जैसे कोविड-19 महामारी आई थी तो सभी देशों ने मिलकर कोऑपरेट किया था। सो ये ग्लोबल सिटीजनशिप का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। और ये मैटर क्यों करती है? नेशनल सिटीजनशिप तो होती ही होती है, आपके राइट हैं, आपकी प्रोटेक्शन है, अपने देश के अंदर अंदर आपको ये चीज मिल रही है। लेकिन ग्लोबल सिटीजनशिप आपको एक चीज याद दिलाती है कि हम सब इंसान हैं। इंडियन, जर्मन, फ्रेंच, ये सब चीजें बाद में, इससे पहले इंसानियत है। अगर आपके सामने कोई तड़प रहा है और वो जर्मन है तो क्या आप उसकी मदद नहीं करोगे? आप ये बोल दोगे नहीं, मैं तो भाई इंडियन हूं, मैं तो इंडियन की ही मदद करूंगा? तो ऐसा नहीं होता। आपने इंग्लिश में, आपने आप जब 12th में जाओगे तो आप वहां पे एक चैप्टर पढ़ोगे, द एनिमी। तो वहां पे भी एक ऐसी कहानी थी, जापान की और यूएसए वाली। बहुत इनकी लड़ाइयाँ चलती थी आपस में। तो जापानीज एक डॉक्टर होता है, तो उसके देखता है वो घर के बाहर एक अमेरिकन सोल्जर बहुत घायल हालत में पड़ा था, जबकि वो उसका एनिमी था। बट स्टिल उस जापानीज डॉक्टर ने उसका ट्रीटमेंट किया, जस्ट बिकॉज ग्राउंड्स ऑफ ह्यूमैनिटी, मतलब इंसानियत के नाते उसकी मदद करी उसने, क्योंकि वो उसका डॉक्टर होने का धर्म था। तो यही दिखाता है कि नेशनल सिटीजनशिप तो है, अच्छी बात है, बट उससे पहले वी ऑल आर ह्यूमंस। अगर आपके सामने कोई मुसीबत में है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। इसी के साथ सिटीजनशिप का चैप्टर आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, फीडबैक लिखने के लिए कमेंट बॉक्स का यूज करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ। जय हिंद, जय भारत।